पहुंच गए हैं हम अब अगली क्लास में अपनी क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 10 गुना 10 की घात -7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संगति मतलब द्रव्यमान, मास बोलते हैं जिसको, उसका स्थानांतरण भी होता है। तो ले लेते हैं इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना। 11, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋण आवेशित हो जाता है। तो पॉलीथीन के टुकड़े में आवेश कैसा आया? ऋण आवेशित आया। तो पॉलीथीन के टुकड़े में आए या गए, जो भी कहें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर Ne के अनुसार। ये वो सूत्र है जो लगेगा। कितना आवेश पहुंचा है जरा देख के बताएं। 3 गुणा 10 की घात -7, 3 गुणा 10 की घात -7, n मालूम नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ से n का मान मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को यहाँ ऋणात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही गए हैं और हमें केवल उसकी संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक, चलिए अब n को निकाल लेते हैं। n निकालेंगे, इसको नीचे ले आएंगे ऐसे। ठीक, थोड़ा हल करेंगे। 30/16, देखिए डेसिमल यहाँ से हटा लेंगे और 10 की घात 19 ऊपर जाएगी 12, ऐसे हो जाएगा। ठीक, छोटा करेंगे, ले सकते हैं दशमलव में। ये हो गया 15/8 गुना 10 की घात 12 +12, है ना, -12 नहीं, +12। ये देखिए, तो देखा जाए तो ये उत्तर हो गया हमारा। इसे 1.99 जो भी है आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब इसका पहला हिस्सा था ये। दूसरे भाग में पूछा है कि द्रव्यमान गया कि नहीं गया। पॉलीथीन के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, जो कि पॉलीथीन में गया है। ओके, यानी द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है, यानी पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ा है और ऊन का द्रव्यमान घटा है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। अब कितना द्रव्यमान गया है? देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन गए हैं ये वाले। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मालूम पड़ जाएगा कितना द्रव्यमान गया है। ठीक, हालांकि ये बहुत कम है, अगर देखें ये बहुत कम है, ग्राम ग्राम से बहुत छोटा है, लेकिन गया है। ठीक, तो यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, उसमें द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। ठीक, तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब आए 12 पे। ठीक, 12 बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको करेंगे।
दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों को पृथक पृथक आवेश 6.5 10⁻⁻7 कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं नगण्य हैं। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए, गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल होगा। ठीक, यानी हमारे पास 2 तांबे के गोले हैं जिनकी अपनी कोई त्रिज्या होगी। इनके केंद्र से केंद्र की दूरी जो है बताई गई है 50 सेंटीमीटर। केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी ये बताई गई है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों पर जो आवेश है वो समान है और धनात्मक आवेश है। ठीक, तो ये आवेश को मान लेते हैं Q प्लस में, इसको भी मान लेते हैं प्लस में Q। तो गोलों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो F दोनों पर बराबर और विपरीत दिशाओं में काम करता है। प्रतिकर्षण बल का मान निकालते हैं पहले, गोलों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल है। ठीक, F बल का मान 9 × 10⁹ ये नियतांक है। गोलों पर आवेश 6.5 10⁻⁻7 है। इसको वर्ग कर देंगे क्योंकि दोनों गोलों पर समान आवेश है। ये देखिए, गोलों के बीच की दूरी अगर मीटर में देखें, क्योंकि सेंटीमीटर वाली दूरी नहीं लगाएंगे हम, मीटर वाली लगाएंगे, तो मीटर में देखें तो कितनी है, ये है आधा मीटर। ठीक, यानी इसे लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग, मीटर में बदल के लिख सकते हैं। अब ये तो है चीज़, ये ऊपर पहुंच जाएगी, यानी ये 4 ऊपर जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4 बनेगा, ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻9 10⁻−14 यहाँ से आ जाएगी, 14 देखिए 7 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इधर बन जाएगा 6.5 का वर्ग। तो ये बल आ जाएगा न्यूटन में, ऐसे। अब इसको हल करने को हम और भी हल कर सकते हैं। 6.5 को आपस में गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो थोड़ा पावर को हल करते हैं। 36 × 6.5 का वर्ग गुना 10⁻⁻5 न्यूटन, ये बल आ गया। देखिए, गोलों के बीच में प्रतिकर्षण बल ये मिल गया हमें। ठीक, अब ये मान कितना आता है इसको देख लेते हैं। आप अपनी रफ कॉपी में गुणा करेंगे इसको, है ना, देख लेते हैं इसको, ये कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये आता है 1.5 10⁻⁻2। तो ये बल आता है 1.5 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक, और ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, ये पता लग गया। ठीक, अब यदि आवेश का परिमाण जो है मात्रा 2 गुनी कर दी जाए और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। ठीक, तो ये वाला बी वाला पार्ट जो कर रहे हैं इसमें बल लगा लेते हैं F'। ठीक, नियतांक लगा लेते हैं जो भी है आपका 9 × 10⁻9। गोलों का आवेश डबल कर दिया जाए, यानी 2 गुना कर दिया जाए, तो लगा देते हैं 2Q, और गोलों के बीच की दूरी को पहले की दूरी से आधा कर दिया जाए। ठीक, तो लगा लेते हैं गोलों के बीच की दूरी 1/4 मीटर में। ठीक, ये आ गया। देखिए, ये जो आवेश है Q, ये डबल कर दिया मैंने ऐसे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो F' है ये हो जाएगा 16F। 16F क्यों हो जाएगा ज़रा पक्का करिए, क्योंकि जो R है देखिए ये 2 गुना हुआ है, तो यहाँ ऊपर नंबर आएगा 16 गुना और यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, जबकि यहाँ पहले क्या आया था, यहाँ आया था 4। ठीक, तो सूत्र के पदों में, अगर सूत्र के पदों में करके देखें तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, आवेश को मैंने, इसको नियतांक लिख लेते हैं, इसको नियतांक लिखते हैं। कितना नियतांक लिखेंगे इसको K लिख लो ऐसे, R को R का आधा लिख लो, देखो ऐसे।
पहले का आवेश क्या था Q, अब कितना कर दिया 2 गुना। पहले की दूरी क्या थी R 50 सेंटीमीटर, अब कितनी कर दी आधी। देखो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ बन के आती है 16 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये जो के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है ये पहले का बल है, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। पहले आवेश कितने माने हैं Q, और बीच की दूरी कितनी मानी है पहले R, ऐसे। तो पहले का जो बल है वो कितना है, देखो पहले का बल है के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और अब नया बल क्या है, इस बात को बहुत समझना है। नया बल है, दूरी आधी हो गई, आवेश डबल हो गए, नया बल है ये। देखो हल करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, ऊपर 4 और 4 16। तो नया बल कितना हो गया, पहले के बल का 16 गुना। पहला बल कितना है 1.5 10 की घात -2। तो ये क्या कर देंगे 1.5 10 की घात -2 न्यूटन। तो कितना बन रहा है ये बल, ये बल बनेगा 0.24 न्यूटन। F डैश 0.24 न्यूटन, ये उत्तर हो गया। देखो ठीक, ऐसे उत्तर मिला लेंगे। ओके, समझ में आ गया किस प्रकार गोलों के बीच की दूरी को आधा किया, आवेश को दुगना किया, तो बल कितना हो गया 16 गुना। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मान लीजिए अभ्यास 1.1.2 में गोले ए तथा बी के साइज सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। तो बात वही आ गई बिल्कुल कि भाई जो है ये ए और बी 2 गोले हैं, इनके बीच में बिल्कुल पहले वाली दूरी है R, ऐसे। और जो पहले बल आया था वो पहला बल कितना आया था वो बताते हैं, Q, और R था इसमें। Q और R की वैल्यू जो थी वो पहले प्रश्न की तरह थी। पहले प्रश्न में Q था कितना, देखो Q की बात लिख रहा हूँ, Q था 6.5 10 की घात -7 और R था 0.5 मीटर। और जो पहला बल था वो था 1.5 गुना 10 की घात -2 न्यूटन। ये पहले का बल था। ये सब चीज़ ऐसे की ऐसे ही थी। कह रहा है एक तीसरा गोला लाए, ये गोला ये है A, ये गोला है B। कहता है एक तीसरा गोला लाए C जो बराबर है अनावेशित है। उसको एक एक करके इन दोनों गोलों से स्पर्श कराया गया और फिर ले गए उसको दूर। तो अब बल कितना होगा देखते हैं इस प्रश्न के हिसाब से। ये तो दिया है, ये जो है ना ये दिया है, इसके ऊपर लिख देते हैं कि भाई ये दिया है, ये तो दे रखा है उन्होंने। ठीक, अब नए तरीके से देखते हैं। ये है गोला A, इस पे आवेश है Q, और ये है गोला B, इस पे भी आवेश है Q। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा गोला इसके पास लेके आते हैं बराबर बराबर, ऐसे ये गोला C लेके आते हैं यहाँ पे। तो समान गोला है तो आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी आवेश आधा आधा हो जाएगा ऐसे। अब इस गोले को यहाँ से हटा लिया, अब इस गोले को यहाँ से हटा के यहाँ लगाया, इसके साथ चिपका दिया, इसको स्पर्श करा दिया। ठीक, अब इस पर कितना आवेश है, अभी इस पे है CQ/2, अभी ये आवेश है। यहाँ से इस गोले को हटा लिया, बात को समझना होगा।
थोड़ी सी समझदारी है सवाल में। अब जो भी कुल आवेश है अब उसका आधा आधा होगा। अब देखिए कुल आवेश कितना है, Q प्लस Q/2। कितना कितना आवेश हो जाएगा अगर आधा आधा कर दूं? Q प्लस Q/2 आवेश कितना होता है, देखो Q प्लस Q/2 कुल कितना आवेश होता है 3Q/2। ऐसे इस 3Q आवेश दोनों पे ये कुल आवेश है, इसको आधा आधा कर दूं तो कितना आएगा 3Q/4, 3Q/4 ऐसे आ जाएगा। अब इस गोले को हटाया, यहाँ से C वाले गोले को हटाया और इसे कहीं दूर ले गए। ठीक, अब इन गोलों पे आवेश का वितरण दोबारा हो गया जो C की वजह से हुआ। कैसे हुआ मैंने समझाया। ठीक, अभी भी बीच की दूरी वही है जो पहले थी R। ठीक, अब कितना बल होगा, तो अब जो बल होगा उसे मान लेते हैं F'। ऐसे ठीक, अब जो नया बल होगा F' वो कितना होगा इसे मुझे निकालना है। ये हो जाएगा K, कितना आवेश है Q/2, 3Q/4, बीच की दूरी R² है तो यह आ गया 3/8 K Q²/R²। ये आ गया देखिए। और KQ²/R² का जो मान है यहाँ पे, ठीक, वो कितना है देखिए, ये है, ये बल है F, यही है KQ²/R²। इसी का परिमाण है 1.5 10⁻⁻² न्यूटन। ये देखिए, मतलब जो पहले था वो है, पिछले सवाल से जो आया है, जो दिया है, यानी ये F का परिमाण है। अब देखिए इसके साथ में एक नया अंक लग के आ गया 3/8। तो नया बल जो हो गया, नया बल कितना हो गया, पहले वाले बल का 3/8 गुना हो गया। तो नया बल जो आ रहा है F' कितना आ रहा है, पहले वाले बल का 3/8। ये नया उत्तर हो गया हमारा। ये देखिए, ठीक, कितना आ रहा है ये उत्तर, बड़ी आसानी से ये उत्तर हमारा निकाल लिया हमने। ये आ रहा है 5.7 10⁻⁻3, यानी जो F' है ये, इस F' की वैल्यू कितनी आ रही है 5.7 10⁻³ न्यूटन। यानी किस प्रकार आवेशों का वितरण हुआ, ये F' की वैल्यू हल करके ये बनेगी। ठीक है, तो ठीक करें, देखो 15 × 45, 8 × 5 = 40, सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि इसको इससे गुणा करेंगे तो चीज़ आ जाएगी आराम से। तो ये कैसे हुआ, चालक गोलों में, चालक गोले जब बराबर होते हैं तो उनमें विभव बराबर हो जाते हैं। विभव को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, किस प्रकार चालक पदार्थों को स्पर्श करा दें तो उनमें विभव के आधार पर किस प्रकार आवेश विभाजित होते हैं, ये अगले अध्याय में है। यहाँ पर क्या किया है कि बस ये समझाया है कि जो आवेश वितरण होता है, बराबर गोले हैं तो आधा आधा आवेश हो जाता है, ये बात सिर्फ लेनी है। ठीक, तो समझ गए होंगे किस प्रकार आधा आधा आवेश हुआ दोनों में। बाद में फिर जो बल निकाला, दूरी वही है, गोले वहीं रखे हैं, तो फिर वो नया बल जो है पुराने बल की तुलना में वो किस तरीके से नया बल आया है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी ये, अगर बोर्ड की दृष्टि से देखें आपको या कंपटीशन की दृष्टि से देखें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आता है बहुत ये। इस तरह आवेशों की तुलना करना, बलों की तुलना करना, आवेश को कम ज़्यादा कर देना, है ना। चलिए अब आ गए नेक्स्ट, अगला सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में क्या है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि तीन आवेशों के पथ, तीन गतिमान आवेशों के रास्ते बताए गए हैं और वाई और एक्स अक्ष को भी बताया गया है। और जिस तरीके से ये रास्ते बताए हैं मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि किस तरीके से है ये। एक प्लस आवेश फैला हुआ है, एक प्लेट है ये, और दूसरी प्लेट नीचे है, इस पर एक ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है ऐसे। ठीक, तीन आवेशों के रास्ते इस प्रकार बताए गए हैं। ये आवेश 1 एक है, ये आवेश 2 है और ये आवेश 3 है ऐसे। ठीक, और ये आवेश जो हैं कुछ इस तरीके से चल के आते हैं यूँ ऐसे, ये इनके मार्ग हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहता है कि आवेश की प्रकृति क्या है। ये तीनों आवेश हैं, आवेशित कण हैं, प्रकृति क्या है। तो देखिए पहले आवेश 1 की प्रकृति देखें तो ये आवेश प्लस के आवेश की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसकी आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है। ठीक, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये भी प्लस की तरफ आकर्षित हुआ है। ये माइनस की तरफ घुमा है तो इसकी प्रकृति है पॉजिटिव। ठीक, यानी प्रकृति का पता लग गया कि जो आवेश 1 है, आवेश 1 के अनुदिश कैसा आवेश है, यह आवेश है ऋणात्मक। ऋणात्मक है ना। आवेश दूसरे वाला कैसा है, ये भी ऋणात्मक है। आवेश तीसरे वाला कैसा है, धनात्मक है, क्योंकि नेगेटिव आवेश की तरफ ऋणात्मक प्लेट की तरफ आया है तो ये धनात्मक है। ये देखिए, अब कहता है किसका Q/m अधिक है। Q/m आवेश बटे द्रव्यमान किस आवेश का अधिक है, का सर्वाधिक है। कुल मिला के Q/m की तुलना करनी है, आवेश बटे द्रव्यमान। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए इसकी तुलना हम कैसे करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ये विद्युत क्षेत्र है, देखिए प्लेटों के बीच में ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे। इस विद्युत क्षेत्र का मान E है। किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, जो बल लगेगा किसी भी आवेश पर, वो होता है QE। ठीक, चाहे वो विपरीत दिशा में लगे, देखिए ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी ऊपर की तरफ लगेगा और पॉजिटिव पर नीचे की तरफ लगेगा। यही बल बनता है द्रव्यमान गुणा त्वरण ऐसे, QE। ओके, यहाँ से त्वरण निकल के आता है QE/m। ठीक, तो यानी जो त्वरण है वो किसके समानुपाती हो रहा है, Q/m के। क्योंकि सभी पर एक ही विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है तो किसके समानुपाती हो रहा है, m के। यानी जिसका त्वरण ज़्यादा है उसमें विस्थापन ज़्यादा है, चाहे किसी भी दिशा में हो, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो सबसे अधिक जो विस्थापन है वो 3 वाले में है। ठीक, तो यानी तीसरे आवेश का Q/m सर्वाधिक है, तो Q/m जो है वो सर्वाधिक है तीसरे आवेश का। इसके बाद पहले आवेश का देखिए, पहला आवेश ज़्यादा विस्थापित हुआ है। ठीक, अगर देखा जाए तो चित्र में समझा जाए तो पहले वाला तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा विस्थापित हुआ है, लेकिन पहले वाले के आधार पर उत्तर नहीं मांगा गया है। वो कह रहा है सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, बस यही बता दो। कण 3 का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है। ठीक, उसके बाद चूंकि चित्र में ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि इनमें से किसका विस्थापन ज़्यादा है, तो सबसे अधिक जो विस्थापन है वो किसका है, Q/m का है। उसके बाद अगर देखें 1 और 2 में, तो चित्र में 1 और 2 में 1 का ज़्यादा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो मान लेते हैं Q/m 1 और
Q/m 2 ऐसे। ठीक, यानी सर्वाधिक त्वरण जो उत्पन्न हुआ है वो किस में हुआ है? तीसरे वाले में, उससे कम पहले वाले में, सबसे कम दूसरे वाले में। विस्थापन कहाँ देखे गए? विस्थापन यहाँ देखे जा रहे हैं। देखिए ये विस्थापन देखे जा रहे हैं और ये इनकी जो मुख्य अक्ष मुख दिशा है यहाँ से ये विस्थापन देखे जा रहे हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा विस्थापन 3 वाले में दिखाई दे रहा है, फिर 1 वाले में दिखाई दे रहा है, फिर 2 वाले में दिखाई दे रहा है। अपनी पुरानी जो गति की दिशा है उससे चित्र में देखने पर ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तर जो पूछा गया है सर्वाधिक किस आवेश का है, तो उत्तर में देखने पर लग रहा है बस ये वाला उत्तर हो रहा है। ठीक, क्या आवेश हो रहा है? तीसरे नंबर का आवेश 3। ठीक, सर्वाधिक QM का है, तो उत्तर ये है हमारा। क्योंकि बाकी 2 का पूछा ही नहीं है उत्तर में, मैंने बता दिया पूछा नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि इन तीनों में से किसका है, बस डन। तो इतना सवाल था बस ये। अब आए आप 15 नंबर, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। एक समान विद्युत क्षेत्र पर विचार कीजिए। यानी एक विद्युत क्षेत्र है एक समान, ये सदिश के रूप में दिया गया है। यह है 3 × 10³ और ये बताया गया है I कैप न्यूटन प्रति कूलम, इसकी इकाई लिखी गई है इस तरीके से। यानी साफ दिख रहा है कि x अक्ष पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल इतने इतने के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। यानी सबसे पहली बात यह है कि बनाना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि तल दिखाई देगा तभी। ये देखिए ये है x, इस अक्ष में एक विद्युत क्षेत्र है। देखिए ये विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, ये E है। ठीक, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक, y और z अक्ष में एक प्लेन है, एक तल है, उसमें 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया गया है, वर्गाकार तल बनाया गया है। तो बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार तल, ताकि दिखाई दे हमें ठीक से ना। देखिए ये ऐसे बना दिया मैंने, ये बना रहा हूँ, देखो इसको मैं, ये वर्गाकार तल दिखेगा अब आपको, ये आपको दिख जाएगा पक्का। ये देखिए ऐसे, ये वर्गाकार तल बनेगा। देखो एक, ये देखो ये रहा, ये वर्गाकार तल YZ तल है और इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत एक विद्युत क्षेत्र है ऐसे, जो x अक्ष पर है। तो इस वर्गाकार तल का क्षेत्रफल सदिश, वर्गाकार तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो तल के लंबवत होगा, उसे कहते हैं S। वो होगा 10 सेंटीमीटर भुजा का है ये, यानी इसकी जो एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक, तो अगर इसका क्षेत्रफल देखता हूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा,
10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा वो 0.1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई कैप, और ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एक भुजा कितनी है 0.1 मीटर की एक भुजा है, और ये वर्ग है तो स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देंगे इसका। तो क्षेत्रफल का सदिश इस दिशा में क्यों लिया गया, क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है, आप चाहे उसे इधर को ले सकते हैं या उधर को ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि कोई बंद आकृति नहीं है। बंद आयतन से क्षेत्रफल के सदिश मैंने बताया था बाहर की तरफ आते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो क्षेत्रफल का सदिश साफ साफ दिखाई दे गया कि ये है 0.1 का वर्ग आई कैप मीटर स्क्वायर। अब विद्युत फ्लक्स, इससे पास होने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई, ये होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का अदिश गुणनफल। तो अब देख रहे हैं इन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो आई डॉट आई, हम जानते हैं कि आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, अदिश गुणनफल 1 होता है दोनों का। तो गुणा कर देंगे सीधा इसको, तो फ्लक्स आ गया 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं 10 की घात -2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर क्या बनेगी, विद्युत फ्लक्स की इकाई, उसका मात्रक बनेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। ठीक, अब इसको उत्तर की तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, अभी ओके डन। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, ओके 10 सेंटीमीटर भुजा के पास और तलिक में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ उत्तर बताया गया है 25.98, बाद में क्वेश्चन नंबर 15 का बी बता रहा है ये। चलिए देखिए, उसके बाद निकालते हैं दूसरा आंसर। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब 60 अंश के कोण बनाता है। अगर इसके तल को घुमा दिया जाए, इसके बी पार्ट में देखें, इसके तल को घुमा दिया जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस 60। ठीक, तल को घुमाने में इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। अभिलंब अगर x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर इस क्षेत्र का वाला वर्ग पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, सही बात है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है जिसका तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो उस केस में इसका उत्तर आधा होना चाहिए, लेकिन पीछे जो उत्तर है वो बिल्कुल अलग तरह का उत्तर है। 25.98 उत्तर दे रखा है। 25.98 उत्तर कैसे आ गया, सोचने की बात है। खैर चलिए, होता रहता है, क्योंकि 60 अंश के कोण पर। तो अब जो इसको घुमाया गया, इस तल को घुमाया गया, अब ऐसे घुमाया गया, देखो इस तल को, ये विद्युत क्षेत्र है और इस तल को यूँ 60 अंश के कोण पर, अभिलंब 60 अंश के कोण पर यूँ घुमा दिया गया, तल इस तरीके से बना दिया गया, देखिए ऐसे, है ना। ये कोण कितना बना दिया गया 60। तो cos 60 की वैल्यू तो सीधे सीधे आ रही है, ये जो फ्लक्स आ रहा है ये सीधे सीधे ये बन रहा है सीधे सीधे 15। ठीक, यानी 30 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उत्तर हो रहा है 15। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों उत्तर हैं। और यहाँ पे उत्तर में कुछ मिसप्रिंट है, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है, मैं उत्तर चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ओके
बिल्कुल सही उत्तर है। 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका उत्तर है, और 15 इस वाले का उत्तर है। ठीक, ये रहा। cos 60 पे घुमा दिया गया तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, EA cos 60, तल का अभिलंब। ठीक है, तो यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गड़बड़ है, देखो ये उत्तर में गड़बड़ है। 30 और 15 इंग्लिश के एनसीईआरटी में ठीक हैं, और हिंदी वाली एनसीईआरटी में ये उत्तर मिसप्रिंट हो गए हैं, किसी कारण से मिसप्रिंट हो गए हैं। हो सकता है किसी और का उत्तर इसमें छप गया हो, ये होता रहता है। ठीक, क्योंकि ये जो है अनुवाद है दरअसल, तो हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो। बाकी दोनों उत्तर सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों। इंग्लिश के एनसीईआरटी का पुराना एडिशन है मेरे पास, वो मैंने मिला दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। थोड़ा समय भी देख लेते हैं कितना हुआ, 36। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 भी कर लेते हैं इसी में। देखिए अच्छा सवाल है, इसी पे आधारित है, 16 को भी कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र यही रहेगा 16 में, इसको मिटाते नहीं है विद्युत क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। सोलह में क्या कह रहा है कि अभ्यास 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन में जो इस प्रकार अभिनिश्चित है कि इसका एक फलक निर्देशांक के तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हम कोई घन रखते हैं इस प्रकार से, एक घन रख दिया मान लीजिए हमने ऐसे, यूँ ऐसे, और कोई विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस दिशा में गुजर रहा है, ऐसे घन से होकर कोई विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो देखिए यहाँ जो तल है, ये वाला तल, इसमें ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी और इस वाले तल से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से, यूँ। तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स प्रवेश करेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो कुल फ्लक्स कितना बन जाएगा, कुल फ्लक्स 5। प्रवेश करने वाला फ्लक्स इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल मानते हैं A, और इस वाले का भी A मानते हैं। अगर सामान्यतया देखें तो ये फ्लक्स दोनों घट जाते हैं, क्योंकि इस वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो पीछे की तरफ आता है, एरिया सदिश, और इस वाले का एरिया सदिश जाता है आगे की तरफ। ये हमने अपने पिछले उदाहरण में देखा हुआ है, एनसीईआरटी में हमने देख लिया था पिछले उदाहरण में कि भाई घन में एक से बाहर की तरफ आते हैं क्षेत्रफल के सदिश, ये पीछे को एक आगे को। तो कुल मिला के जो फ्लक्स है वो है 5 इन अंदर जाने वाला फ्लक्स, 5 आउट बाहर आने वाला, यानी अंदर जाने वाला फ्लक्स और बाहर आने वाला फ्लक्स। तो दोनों में विद्युत क्षेत्र समान है, एरिया समान है। अब अंदर जाने वाला फ्लक्स हो गया -EA, बाहर आने वाला हो गया +EA। पक्का करें ये -EA क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है और इसका एरिया पीछे की तरफ है। इस वाले पृष्ठ का एरिया पीछे की तरफ है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आगे को है और एरिया पीछे को, तो माइनस का हो गया। उधर एरिया भी बाहर निकल रहा है और विद्युत क्षेत्र भी बाहर निकल रहा है, दोनों प्लस के हो गए। यानी विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है लेकिन एरिया विपरीत दिशा में है, क्योंकि एरिया में मैंने बताया था कि तल के क्षेत्रफल किसी भी बंद आकृति से, किसी भी बंद आयतन से बाहर की तरफ ही निकलते हैं। ठीक, अब ये समझ लें थोड़ा सा। मान लीजिए ये घन है, जिसको ये बहुत आती है काम, ये चीज़ बहुत काम आती है। इसके क्षेत्रफल लिखूंगा तो ये ऊपर को निकलेगा, ये इधर को निकलेगा, ये पीछे को निकलेगा, ये नीचे को निकलेगा, ये वाला इधर को निकल जाएगा और वो पीछे वाले का पीछे को निकल जाएगा। ये सब एरिया हैं। देखो 6 फलक होते हैं,
6 तल होते हैं घन में, तो 6 एरिया उससे बाहर निकलते हैं। जैसे ये दीवार, मान लीजिए 6 दीवार है घन है, तो नीचे वाले का एरिया नीचे को चला जाएगा, इस वाले का एरिया बाहर को चला जाएगा इधर को, इस वाले का एरिया पीछे को चला जाएगा, कैमरे के पीछे जो तल है उसका एरिया परे को चला जाएगा तुम्हारी तरफ को, ठीक है। तो इसी प्रकार 6 एरिया बाहर निकलते हैं। तो बात आ गई, कितना फ्लक्स आया फिर इसके अंदर बंद, ये आ गया 0, आंसर हो गया। देखो ये उत्तर हो गया, ठीक। उत्तर की जांच करें, 16 में 0 है। घन में प्रवेश करने वाली रेखाएं तथा घन को छोड़ने वाली निर्गत रेखाओं की संख्या समान है, इसलिए अंदर निहित फ्लक्स 0 है। बात भी सही है, घन में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या वही है जो घन से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या है, तो घन के अंदर निहित विद्युत फ्लक्स 0 है। ओके, तो चलेंगे अगली क्लास में, अभ्यास 17 से शुरू करेंगे।